नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वर्डिक्ट आया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जनरल सीट्स पर रिजर्व कैंडिडेट को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस सितंबर 2025 के जजमेंट में क्या-क्या महत्वपूर्ण है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाले हैं कि जिसमें रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हम कंप्लीटली इस वर्डिक्ट की बात करेंगे और खासकर इस वर्डिक्ट में कौन-कौन से प्रावधान हैं, क्या सही में किसी भी प्रकार की कोई भी सीट, जनरल वाली जो सीट है, वो रिजर्व कैटेगरी को नहीं मिलेगी या फिर क्या-क्या प्रावधान होने वाले हैं, वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी जजमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। ये जो केस है, वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड अदर्स वर्सेस प्रेमचंद कुमार एंड अदर्स 2025 कहा जा रहा है और इसमें ये जो जजमेंट दिया है, वह हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची द्वारा दिया गया है। इस जजमेंट के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वह अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन लेता है, चाहे वह उम्र के अंदर एज रिलैक्सेशन ले रहा हो या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई रिलैक्सेशन ले रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का फीस या कुछ और प्रकार का रिजर्वेशन ले रहा हो, तो एक बार रिजर्वेशन लेने पर वह किसी भी अन्य प्रकार के रिजर्वेशन यानी कि जनरल कैटेगरी की सीट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो रिजर्व कैटेगरी का है, जो एज, क्वालिफाइंग मार्क्स या फीस का रिजर्वेशन लेता है, रिलैक्सेशन लेता है, तो फिर उसकी जब फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए एक और कंपनसेशन यहाँ पर लगाया गया है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन का फायदा उठाया, तो फिर बेशक आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के फाइनल मार्क्स से ज्यादा होंगे, पर फिर भी आपको जो सीट अलॉट होगी वो रिजर्व कैटेगरी की ही होगी। तो देखिए दोस्तों, इस केस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये केस हुआ 2013 में और ये जो केस हुआ था वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत इशू किया गया था और यहाँ पर एज लिमिट रखी गई थी 18 से 25 साल की और 5 साल का एज रिलैक्सेशन था एससी एसटी और या 3 साल का रिजर्व रिलैक्सेशन था ओबीसी के लिए। और देखो देखो दोस्तों, डिस्प्यूट हुआ कब? डिस्प्यूट जब हुआ, जब कुछ कैंडिडेट जो कि एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन्होंने एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया और फिर उसके बाद में उन्होंने एग्जाम दिया। जब फाइनल कट ऑफ आई, तो उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा थे और उन्हें जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए डिनाई कर दिया गया। उन्हें रिजर्व कैटेगरी की ही पोस्ट अलॉट करने के लिए कहा गया, जो कि उन्हें नहीं मिल रही थी। तो इसके खिलाफ फिर उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। फिर उस केस के अंदर हाई कोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का जो केस था 2010 का, उसका हवाला देते हुए कहा कि कोई भी अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर उसके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो उसको जनरल की सीट अलॉट की जाएगी। और यही आदेश दे दिए गए, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के केस के बाद में उठकर आ गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। एसएससी जीडी के एग्जाम में इस केस का हवाला देकर रिजर्व कैटेगरी को जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स है वो अलॉट कर दी गई। फिर उसके बाद में मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास में और फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस करता है और कई प्रकार के स्टैंडिंग ऑर्डर्स लेकर आता है और रिवाइज्ड डायरेक्टिव्स इशू करता है, जिसमें हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे सिरे से नकार दिया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अगर कोई भी बेनिफिट उठाता है एज ए रिजर्व कैंडिडेट, तो उसकी जो फाइनल सीट अलॉट होगी वो भी रिजर्व कैटेगरी में ही होगी, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं होगी। इसके लिए आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 78 का, जो कि 2008 में आया था। अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो आप उस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को अनरिजर्व पोस्ट में माइग्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 85 2009 का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट करना चाहता है तो उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें कहा गया कि अगर केवल और केवल वही कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में काउंट होगा जिसने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है एज ए रिजर्व कैंडिडेट। फिर ऐसे ही एक रिवाइज डायरेक्टिव इशू हुआ 2013 में, जो कि रिवाइज डायरेक्टिव 29 है, जिसमें भी साफ साफ कहा गया कि जितनी भी पुरानी पोस्ट है उनमें भी यही रूल लॉ लागू होगा। फिर अभी हाल ही में अपनी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण 2019 के केस का हवाला दिया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय 2019 केस है। इसमें कहा गया है साफ साफ कि कोई भी अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पर रिजर्व कैंडिडेट केवल और केवल तभी रिलैक्सेशन ले पाएंगे जब उनकी फाइनल सीट रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होगी, चाहे बेशक उनके नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हो, पर अगर उन्होंने कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो फीस में हो, चाहे वो किसी अलग अलग प्रकार के क्वालिफाइंग मार्क्स में हो, तो भी उनको इसी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसी केस के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि अगर किसी को रिलैक्सेशन मिलता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स का, क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो भी वह डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। फिर दोस्तों, एक और केस का हवाला यहाँ पर दिया गया, जो कि डीओपीटी के अंदर हुआ था 1998 में, 2018 में, जहां पर भी क्लैरिफाई किया गया कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, चाहे वो एज लिमिट के हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हो या फिर एग्जाम अटेम्प्ट्स के हो। और यहीं पर साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात आती है,
कोई भी जेंडर, रेस या फिर ज्योग्राफी की बात आती है, तो माइग्रेशन को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी की कोर्ट्स हैं, उनको अनरिजर्व में काउंट किया जा सकता है। और भी दोस्तों कई सारे केसेस के प्रेसिडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 केस, दीपा ईवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस, नीरव कुमार दिलीप भाई मकवाना वर्सेस गुजरात पीएससी 2019 केस, प्रदीप कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2019 केस, और लेटेस्ट अपना यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय 2019 केस। तो इन सभी केसेस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडरेशन को भी लागू किया है, जैसे कि आर्टिकल 14 में हमें राइट टू इक्वालिटी मिलता है, पर उसमें साफ साफ कहा गया है कोर्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेरिटोक्रेसी विद एक्शंस, यानी कि आपकी जो टैलेंट है, आपका जो मेरिट है, उसको भी अफर्मेटिव एक्शन से पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है रिजर्वेशन के मुद्दे पर कि सभी के लिए ओपन कंपटीशन होगा, और रिजर्वेशन जो है वो कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए है रिजर्व कैटेगरी को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखा जाएगा और फिर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज ला सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस की बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है कि प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए आप रिजर्वेशन बिल्कुल लेकर आइए, रिजर्वेशन के थ्रू इक्विटी प्रोवाइड की जाए, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि रिजर्वेशन इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाए कि जो जेन्युइन एलिजिबल जनरल कैंडिडेट्स हैं वो भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाई ना कर पाए और फिर धीरे धीरे क्वालिटी एंड जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ की प्रिंसिपल्स को सेट किया है, जैसे प्राइवेसी ऑफ रूल्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि माइग्रेशन ऑफ जनरल सीट केवल और केवल तभी होगा जब कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाता है, तो केवल ये उसी कंडीशन में लागू होगा। अगर साफ साफ रिक्रूटमेंट में लिख दिया गया कि अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी एज रिलैक्सेशन या अदर बेनिफिट्स का फायदा उठाया है तो आप जनरल कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते, तो यही फाइनल होगा। फिर उसके बाद आप किसी कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो की प्रिंसिपल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो है मेरिट वर्सेस रिलैक्सेशन, यानी कि मेरिट और रिलैक्सेशन दोनों के अंदर संस्थाओं को, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम बॉडीज को एक बैलेंस बनाकर चलना है। माना कि जनरल एक ओपन कोटा है, बट फिर भी मेरिट और रिलैक्सेशन में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन जो है वो मेरिट और क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एग्जाम को कम कर दे। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नो बैकडोर एंट्री भी क्लियर की है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए है। इसका कोई दुरुपयोग कर बैकडोर से एंट्री नहीं ले सकता है, और साथ ही साथ ये कभी भी जनरल कैटेगरी के रूट को डाइवर्ट करने के लिए यूज नहीं होगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर फाइनलाइज किए हैं। इसके कुछ इंप्लीकेशंस निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अब रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर कुछ क्लैरिटी सामने आई है। साथ ही साथ अब जो होगा मेरिट और रिजर्वेशन में एक बैलेंस होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट आप उठा सकते हो, और उन बेनिफिट्स को उठाकर भी आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के अंदर अपनी सीट को फिक्स कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होंगे उन सब में लागू किया जाएगा। और ये जो माइग्रेशन है रिजर्व कैटेगरी टू अनरिजर्व कैटेगरी, वो भी यहाँ पर लागू होगा, पर प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्व सीट भी होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जजमेंट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड अदर्स वर्सेस प्रेमचंद कुमार एंड अदर्स का, उसमें ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बेशक जनरल की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेकर आए फाइनल एग्जाम में, बट अगर उसने किसी भी प्रकार के रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट को उठाया है, चाहे वो एज में उठाया हो, फीस में उठाया हो, क्वालिफाइंग मार्क्स में उठाया हो, उसे फाइनल पोस्ट भी रिजर्व कैटेगरी की ही अलॉट होगी, वो जनरल कैटेगरी की पोस्ट नहीं ले सकता है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी क्लियर किया गया है कि अगर किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन में क्लियरली संस्था ये लिखती है कि आप अगर किसी भी बेनिफिट को अवेल करते हो, किसी भी बेनिफिट का फायदा उठाते हो एज ए रिजर्व कैटेगरी, तो फिर आपकी फाइनल पोस्ट भी रिजर्व कैटेगरी में ही होगी। द माइग्रेशन फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी टू रिजर्व कैटेगरी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इट इज फाइनल, आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अब नहीं जा सकते हो। इस जजमेंट के आते ही ये जजमेंट सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पर लागू कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ सारी एग्जाम बॉडीज को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई करें कि वो माइग्रेशन टू जनरल सीट को प्रोहिबिट कर रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं, या फिर वो माइग्रेशन ऑफ जनरल सीट्स को अलाउ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे सामने ये होने वाला है कि कई प्रकार के जो केस हुआ करते थे, पोस्ट अलॉटमेंट में डिले हुआ करता था, वो नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ जो क्लैरिटी ऑफ
एग्जामिनेशन है एंड रिजर्वेशन की जो क्लैरिटी है वो हमें आई है। पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई जनरल की सीट रिजर्व कर दी गई है। जनरल हमेशा की तरह एक ओपन कोटा था, वो ओपन कोटा ही रहेगा। बट हाँ, अगर किसी ने किसी भी प्रकार के कोई रिजर्व कैटेगरी के किसी भी क्लॉज का फायदा उठाया, तो फाइनल जो उनकी सीट होगी वो भी रिजर्व कैटेगरी में ही अलाउ की जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में ऐसे ही साझा कर ली जाएगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel and hit the bell icon for further notification. And दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।